हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच, मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच क्या होता है। लेकिन अगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या होता है? The term is used to describe the hypothesis of the scientific management theories and the general administrative theories। देखो, ये एक ऐसा टर्म है क्लासिकल अप्रोच जो कि क्या होता है, हर जगह जाके, चाहे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हो, इसको क्या किया जाता है, हर जगह यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरीज को भी डिस्क्राइब करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज भी हैं। तो इस टर्म को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ताकि इसको एज अ हाइपोथेसिस की तरह क्या कर सके, इसको डिस्क्राइब किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखो इसमें क्या बताता है थ्योरी, इंटर रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, इसमें बताता है ये क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, ये एक दूसरे के इंटर रिलेटेड फंक्शंस को बताने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और या जहाँ पे हमें क्या करता है, इंटर रिलेटेड फंक्शन जानना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। और ये क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, मैनेजर्स के एक्सपीरियंस पे बेस होता है। ठीक है, जो मैनेजर्स इतने साल से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरा टोटली उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिक ट्रुथ एंड फैक्ट। और ये क्या होता है, जो क्लासिकल अप्रोच होता है, ये मतलब क्या होता है, ये ट्रुथ मतलब सच्चाई और फैक्ट्स पे क्या होते हैं, सच्चाई और फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैनेजर्स वर डेवलप्ड बाय फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, मैनेजर्स को कैसे डेवलप किया जाता है, तो मैनेजर्स को उनकी एजुकेशन प्रॉपर जिस डिपार्टमेंट में हो उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग देके एक मैनेजर्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, डेवलप किया जाता है। पीपल आर मोटिवेटेड बाई द इंसेंटिव्स एंड पेनाल्टीज। पीपल को क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो मोटिवेटेड रहें, या कोई गलती करते हैं तो उन पर पेनाल्टी भी लगाई जाती है ताकि वो ये गलती दोबारा ना करें, अवेयरनेस के साथ काम करें। ठीक है, नो कन्फ्लिक्ट विद इन इंडिविजुअल्स इफ एनी इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल्स। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब कि उनके बीच में कोई भी ऐसा दरार टाइप का ना आए। बिकॉज अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये हैम्पर किसको करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, हैम्पर करेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर इसका फर्स्ट पार्ट बोला गया है, क्लासिकल अप्रोच के पार्ट्स होते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्यूरोक्रेसी। कि ब्यूरोक्रेसी में इसका क्या यूज़ है, कौन से प्रिंसिपल ब्यूरोक्रेसी में क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं, ये है। ठीक है, तो देखो मैक्स वेबर 1964 टू 1920 जर्मन सोशल साइंटिस्ट, मैक्स वेबर ने क्या किया था, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। इनका क्या था, ये 1864 टू 1920 तक इनका क्या है, टाइम पीरियड रहा है। अब इन्होंने कौन से वो प्रिंसिपल्स दिए हैं तो देख लेते हैं। देखो, इन्होंने पहला बोला है डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब क्या होना चाहिए, लोगों में काम बटा होना चाहिए, जिसका जो काम है उसको वही कराना चाहिए ताकि एक लोग क्या हो जाए, एक काम में परफेक्ट हो जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर बने होने चाहिए। फिर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी की हायरार्की होनी चाहिए कि एक ही काम क्या होना चाहिए सब में, मतलब कि जो एक वो होता है ना पावर्स, वो शेयर होने चाहिए सब में। इसके पास कुछ पावर है, इसके पास कुछ पावर है, इसके पास कुछ पावर। देख लो, लेजिटिमेट अथॉरिटी के पास क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल लेवल पे कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ रैशनल लेवल पे होनी चाहिए, और कुछ चैरिस्मेटिक लेवल पे होनी चाहिए, कैरिस्मेटिक लेवल पे। ठीक है, अथॉरिटी को ऐसे डिवाइड किया गया है। फिर टेक्निकल कॉम्पिटेंस, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमेशा क्या होना चाहिए, कॉम्पीट करना चाहिए मार्केट से। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आउटडेटेड वर्जन रख रहे हो। रिकॉर्ड कीपिंग, आप जो भी काम कर रहे हो उसका आप रिकॉर्ड रखो। और इम्पर्सनल रिलेशंस, क्या करो, इम्पर्सनल रिलेशंस भी मेंटेन करके रखो। ये तो होता है ब्यूरोक्रेसी का पार्ट।
अब ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ निगेटिव और पॉजिटिव्स होते हैं, तो इसके क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव होते हैं देखो। तो ब्यूरोक्रेसी में स्पेशलाइजेशन, ये क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है कि स्पेशलाइज्ड हो जाता है कि इंसान एक ही काम में करते करते, हर कुछ स्ट्रक्चर वे में चलता है, ठीक है। रैशनैलिटी आ जाती है लोगों में, लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और डेमोक्रेसी तो होती ही है कि लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्री विल से काम कर सकते हैं, ठीक है। और निगेटिव क्या होता है, ये बहुत रिजिड हो जाता है, ठीक है। मतलब इतने रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं कि वो काफ़ी रिजिडिटी उसमें आ जाती है कि उसको तोड़ना या उसको चेंज करना काफ़ी टफ हो जाता है। मतलब क्या हम इसमें बोल रहे हैं, क्रूअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्रूअल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। और इम्पर्सनलाइजेशन मतलब कि क्या होता है, लोग एक दूसरे से अलग फील करते हैं और मतलब इनपर्सनल फील करते हैं कि उसको कुछ काम आता है, उसको कुछ काम आता है, एक जैसा लोग फील नहीं करते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स इतने सारे रखोगे तो पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है, एम्पायर बिल्डिंग तो बनती है, ठीक है भाई, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है तो एम्पायर बनाने वाले तो बनाएंगे ही। और रेड टेपिज्म भी बहुत ज़्यादा इसमें देखा जाता है। तो ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। फिर इसका बी पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमने देखा था पहले क्या, हमने देखा ब्यूरोक्रेसी, अब हम इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट में एप्लीकेशन देखेंगे क्या है। देखो, ये फेडरिक विल्सन टेलर ने 1856 टू 1950 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। फेडरिक विल्सन टेलर ने ये दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इनको बोला जाता है, फेडरिक विल्सन को, ठीक है। ग्रीव आउट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इन्होंने बोला है कि हमेशा क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कम प्रोड्यूस कर रहे हो। इन 20th सेंचुरी स्किल्ड लेबर इन यूएसए वर शॉर्ट इन सप्लाई, सो नेसेसरी टू इंक्रीज इफिशियंसी, ठीक है। देखो 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो स्किल्ड लेबर थे यूएसए के, वो क्या कर रहे थे, सप्लाई कम कर रहे थे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, इफ़िशिएंटली अपने चीज़ों को इंक्रीज़ करो, ठीक है। आपको क्या करना है, चीज़ों को इंक्रीज़ करना है, सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग जॉब, ठीक है। आप क्या करो, एक साइंटिफिक बेसिस से, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से अपनी जॉब्स को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से करना है, उसको क्या करो, अच्छे से डिज़ाइन करो या अपने लेबर्स को वो प्रोवाइड कराओ, ठीक है। मैनेजर्स टू फॉलो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स इन प्लेस ऑफ रूल्स ऑफ थंब, ठीक है। रूल्स ऑफ थंब मतलब कि जो रूल्स दे दिए गए हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर को साइंटिफिक तरीके से ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच लगाते हुए उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको सॉल्व करना चाहिए और उस रूल ऑफ थंब को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फेडरिक विल्सन टेलर ने दिया है। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, साइंस में क्या होता है, कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने ये बोला था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। दूसरा इनका था हार्मोनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, लोगों में एक शांति टाइप की बनी होनी चाहिए, लोग एक दूसरे लोग क्या करें, मिल के काम करें, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, क्या होना चाहिए, लोगों में कॉपरेशन मतलब क्या होना चाहिए, ग्रुप की भावना होनी चाहिए, अकेले की भावना नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हम करें। लोगों को करना चाहिए हाँ हम करें, मिल के करें। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वो क्या करें, अगर एक प्रोडक्ट उनको दिया जा रहा है वो उससे जितना आउटपुट निकाल सकते हैं उस पर कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए कि आपको 10 ही करना है 12 ही करना है। जितना ज़्यादा आप उनको प्रोडक्शन करने के लिए बोलोगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज बेस्ट कैपेसिटी एंड एबिलिटी, ठीक है। एक इंसान जिस चीज़ में अच्छा है उसको उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी के हिसाब से उतना ही बेस्ट क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट देना चाहिए, डेवलप्ड करना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ कपल्ड विथ मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ ओरिजिन, ठीक है। क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और उनके प्रॉस्पेरिटी को उनके ओरिजिन से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका ओरिजिन और उनकी प्रॉस्पेरिटीज़ क्या है, अलग अलग है, ठीक है।
फिर है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है, तो आइज ऑफ डिवीजन ऑफ सरप्लस रेदर फोकस ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सरप्लस। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, आप क्या करो, सरप्लस को डिवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको सरप्लस आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि मेरा सरप्लस बढ़े, मेरा सरप्लस बढ़े, सबका सरप्लस बढ़े, इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। मतलब जो आपको काम करके दे रहा है उसमें क्या करना चाहिए, उनको भी सरप्लस अपने बांटने चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, काम करें। इसके टेक्निक्स क्या क्या हैं, तो देखो इसके टेक्निक्स है टाइम स्टडी, वर्क मेजरमेंट। आपको क्या करना चाहिए, काम देख के उस अकॉर्डिंग टाइम बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये काम एक्चुअली में कितने दिन में हो जाएगा। मोशन स्टडी, मैथड स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। ठीक है, ये सब क्या है, एक स्टडी आपको मैथड्स, मोशन, फटीग, ये सब की स्टडी पहले से कर लेनी चाहिए। आपको अलग अलग जो वेज रेट है वो तय कर लेना चाहिए। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका प्लानिंग अच्छे से कर लो, साइंटिफिक तरीके से कर लो। स्टैंडर्डाइजेशन प्लस सिंप्लीफिकेशन, आपका काम क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए ताकि लेबर्स को करने में प्रॉब्लम ना आए। और फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है 4 प्लानिंग इन ऑफिस, 4 प्लानिंग क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। ठीक है, 8 सुपरवाइजर्स के अंदर अगर 8 सुपरवाइज़र वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑफिस में अगर 8 सुपरवाइजर्स हैं तो 4 क्या होंगे, प्लानिंग ऑफिस में होंगे और 4 क्या होंगे, एग्जीक्यूटिंग ऑफिस में होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो 4 प्लानिंग ऑफिस में होंगे और 4 एग्जीक्यूटिंग ऑफिस में होंगे, शॉप फ्लोर पे होंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे होंगे, प्लानिंग वाले ऑफिस में होंगे। तो अब इनके अंदर क्या क्या, इनका काम क्या क्या होता है, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और डिसिप्लिनरीज। इनके अंदर आता है क्या, एक तरीके का आपको रूट तय करना है, कहाँ से कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, इंस्ट्रक्शंस तैयार करने हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड की किसको, और डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम क्या होता है, इनका होता है। ये सब के बारे में ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। और एग्जीक्यूटिंग का क्या काम होता है, गैंग बॉस, ये क्या होता है, अलग अलग गैंग का बॉस होता है। स्पीड बॉस होता है, काम को जल्दी कराने इसका वर्क होता है। रिपेयर बॉस, अगर कुछ ख़राब हो गया है तो ये उसकी जिम्मेदारी है क्या करे, सही कराए। और इंस्पेक्टर, ठीक है, ये सब वर्क क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर के होते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट है सी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या होता है, हेनरी फेयोल 1841 टू 1925 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, मिस कॉन्ट्रीब्यूशन 6 बिजनेस एक्टिविटीज़, इन्होंने 6 बिजनेस एक्टिविटीज़ बताई है, 5 मैनेजमेंट फंक्शंस बताए हैं और 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, इन्होंने ये 3 चीज़ें दी हैं एक बिज़नेस को सही चलाने के लिए। तो जो इन्होंने बिजनेस एक्टिविटी दी है वो क्या है, देखो, टेक्निकल होना चाहिए, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी या मैनेजर एक्टिविटी, मतलब मोस्ट निगलेक्टेड इसको देखा जाता है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए, हमें और भी करना चाहिए। ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस है कि एक बिजनेस में इतने क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको टेक्निकल रोल भी प्ले करना पड़ता है, कमर्शियल रोल भी प्ले करना पड़ता है। मतलब इन 6 जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लोग मैनेजर एक्टिविटी में इसको ज़्यादातर निगलेक्ट होते हो, मतलब इसको ना करते हुए देखा गया है, बट कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इन 6 चीज़ में हमें क्या होता है, एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट ये काम नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पे बोल रहा है 14 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए हैं, वो 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क बटा होना चाहिए। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को दोनों देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑथोरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। डिसिप्लिन होना चाहिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि एक ही तरीके से काम करो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि सब लोग क्या कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरैक्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर मेरा मोटिव है सिर्फ पैसे कमाना और क्या करना,
प्रॉफिट कमाना और दूसरे का हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है मोटिव कुछ और है तो काम नहीं किया जा सकता। हमें भी क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही अचीव करने के लिए काम करना चाहिए और जो हमारे ऊपर वाले लेवल के हैं उनको हमें टाइम टू टाइम इंसेंटिव देना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, ठीक है, लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग पैसे देने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर क्या हो एक हाथ में हो, ठीक है। फिर स्केलर चेन, स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट आपने जो हेनरी फॉयल के अगर आप 14 प्रिंसिपल पढ़ोगे तो ये 14 प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे से डीप में समझाए जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे बिजनेस स्टडीज़ वाले भी लेक्चर्स में आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। स्केलर चेन क्या होता है, सब कुछ एक चेन में चलता है, इसके पास से इसके पास, इसके पास से इसके पास, इसके पास से इसके पास। ऑर्डर में होना चाहिए, मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, हर कुछ क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। इक्वालिटी और इक्विटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, मतलब उनके काम की क्या होनी चाहिए, उनको गारंटी होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने दिन में हम काम करेंगे। इनिशिएटिव टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। और स्पिरिट द क्रॉप्स, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स थ्रू हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उनको एक साथ मिलके काम करना चाहिए चाहे लोगों के इंटरेस्ट के लिए, ताकि काम हो सके। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने क्या किए, प्रिंसिपल्स बहुत नॉर्मल समझाए हैं, जो मेन टॉपिक थे उसको मैंने ज़्यादा डीप में समझाने की कोशिश की, बिकॉज ये सब प्रिंसिपल आपने 12th में भी पढ़ा होगा और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप वहाँ वाले लेक्चर्स में आप सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल वाले वीडियो में देख सकते हो, या और भी जो भी प्रिंसिपल्स हैं आप उसमें समझ सकते हो। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा डीप में आने वाला है नहीं, तो आपको सिर्फ टॉपिक्स नेम ही याद करने, इसलिए मैंने ऐसे ही समझाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।